हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे, ऑडियो वीडियो चाहिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। चलो, ऑडियो तो बिल्कुल बढ़िया है, वीडियो बता देना। वीडियो भी वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। एंड यदि आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको मिलते हैं पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट एंड नोट्स। एंड ये रहा हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलो 1 मिनट वेट कर लेते, तब तक बाकी सभी स्टूडेंट आ जाएं। और जो आ चुके हैं वो बता देंगे कौन क्लास में आया है। और जल्दी से बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। जितेव जी आ गए। गुड मॉर्निंग जितेव जी। लास्ट सेशन में हमने ऑनरशिप का कंसेप्ट पढ़ा था। ऑनरशिप एक इंसान को, मतलब जब भी किसी प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप मिलती है, यानी कि जब भी कोई पर्सन जो है वो कुछ अर्न करता है, ओन करता है, ठीक है, तो उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप मिल जाती है, यानी कि उसको बंडल ऑफ राइट मिल जाते हैं यूज करने के, यूजर ऑफ इनडेफिनेट नेचर, यानी कि उसको राइट मिल जाएंगे इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि ऑनरशिप मींस हैविंग लीगल राइट, मतलब जब आपको किसी प्रॉपर्टी पर, किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर लीगल राइट मिल जाता है। और ऑनरशिप डिराइव किया गया है रोमन टर्म डोमिनियम से, विच मीन एब्सोल्यूट राइट मिल गया आपको इस पर्टिकुलर थिंग पर, ठीक है। और व्हेन वन एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप, यदि हम कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप को एग्जामिन करें तो वेरियस फीचर एमर्ज हुए हैं, जैसे कि रिवील द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जब किसी पर्सन को स्वामित्व मिलता है तो उसको उस प्रॉपर्टी पर ढेर सारे राइट मिल जाते हैं, जैसे कि यूज करने का, इंजॉयमेंट का, डिस्पोजिशन का। और कौन आया है? प्रियंका जी, ललिता जी, कौन आया? और रेखा जी। चलो, ऑनरशिप में हमने डिस्कस किया था इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ यूजर, यानी कि कोई पर्सन जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक जो है उसको यूज कर सकता है। जो यूजर है वो फ्री है उसको यूटिलाइज करने के लिए द थिंग ही ओन, जो भी उसने ऑन किया है। अनरिस्ट्रिक्टेड एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, यदि वो डिस्पोज ऑफ भी करना चाहे या किसी को ट्रांसफर भी करना चाहे तब भी कर सकता है, ठीक है, फ्री है वो। राइट ऑफ पोजेस, यानी कि ऑनर के पास बिल्कुल राइट है टू पोजेस द थिंग ही ओन, जो भी उसने ऑन करके रखी है, ठीक है, उसका उसको बिल्कुल राइट है कि उस पर उस वो कब्जा भी ले सकता है, पोजेशन भी ले सकता है। राइट टू एग्जॉस्ट, की निष्काश करने का अधिकार, यदि किसी चीज की प्रकृति इसे समाप्त होने की अनुमति देती है तो मालिक को अपनी इच्छा से ऐसा करने का बिल्कुल अधिकार है। रेजिडोरी करेक्टर, यानी कि कोई पर्सन जो है वो, जिस पर उसे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जैसे ऑनरशिप मिली है, यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ऑनर हूं तो मेरे पर डिपेंड करता है, यदि मैं किसी राइट को रिलिंग्विश भी करना चाहूँ, त्यागना भी चाहूँ, तब भी त्याग सकती हूँ। एंड राइट टू डिस्ट्रॉय, और ऑनर के पास बिल्कुल अथॉरिटी है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, एलिनेट कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। अब हमने देखे थे टाइप ऑफ ऑनर, मतलब किस किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हो। तो ओरिजिनल ऑनरशिप हमने डिस्कस किया था, और डेरिवेटिव ऑनरशिप जो है वो डिस्कस किया था। ओरिजिनल ऑनरशिप में क्या होता है कि ऑनर पहले से किसी उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं था, ऑनर लेस प्रॉपर्टी थी, और आपने पहले पोजेशन किया और उसका बाद में क्या बन गए? ऑनर बन गए। डेरिवेटिव ऑनरशिप में क्या होता है, आप पहले वाले ऑनर के पास जाते हो, परचेज करते हो और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हो, ठीक है।
टाइप ऑफ ऑनरशिप, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप, यानी कि ऐसी की प्रॉपर्टी पर आपको ऑनरशिप मिल रही है जो कि क्या है, टेंजिबल नेचर, जिसको आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, उसे उस प्रॉपर्टी पर हम कहेंगे कि आपको कॉर्पोरियल ऑनरशिप मिली हुई है। इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप ऐसी प्रॉपर्टी पर आपको ऑनरशिप मिली है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सीन नहीं कर सकते, जैसे कि आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ट्रस्ट और बेनिफिशियल, ट्रस्टी में ट्रस्ट ऑनरशिप वैसी ऑनरशिप होती है जहां पर एक पर्सन ट्रस्टी पॉइंट करा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सच ड्यूटी के लिए, और उसकी ऑनरशिप रेफर करती है ट्रस्ट ऑनरशिप। बेनिफिशियल ऑनरशिप में क्या होता है, एक बेनिफिशियरी जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है, बस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ओन करता है, ठीक है, उसे हम बेनिफिशियल ऑनरशिप कहते हैं। वेस्टेड और कंटीजेंट, की हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट भी जो है वो उसको वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका इंटरेस्ट रख सकते हैं या तो फ्यूचर के लिए, या दूसरा हमने ये एग्जांपल दिया था कि पर्टिकुलर आपको प्रॉपर्टी जो है वो एट प्रेजेंट में मिल जाती है तो वो भी आपका वेस्टेड ऑनरशिप होता है। लेकिन यदि कंटीजेंट ऑनरशिप में कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है। सोल ऑनरशिप हमने देखा था, एक अकेला व्यक्ति मालिक है तो वो सोल ऑनर होगा, और बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक होंगे तो वो को ऑनरशिप कहलाएगी। एब्सोल्यूट और लिमिटेड, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में जब एक इंसान फुल ऑनर बनता है तो उसको एब्सोल्यूट राइट मिल जाते हैं उस प्रॉपर्टी पर, यानी कि एब्सोल्यूट उसकी ऑनरशिप है, उसके अलावा उस प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन नहीं कह सकता कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास क्या है, एब्सोल्यूट ऑनरशिप है। लिमिटेड ऑनरशिप में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, ड्यूरेशन के लिए और डिस्पोजल राइट के लिए। फिर हमने पोजीशन भी डिस्कस कर लिया था। पोजेशन मीन होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी पर फिजिकल कंट्रोल करते हो। इसमें हमने टू कंसेप्ट पढ़े थे, एनिमस पोजेशन और कॉर्पस पोजेशन, ठीक है। एनिमस पोजेशन मीन कि आपके पास क्या है, एनिमस पोजेशन मीन कि मेंटल एलिमेंट, ठीक है, जैसे एनिमस पोजेशन होता है मेंटल एलिमेंट, जैसे कि आपके नाम वो प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट में आपके नाम प्रॉपर्टी है। लेकिन कॉर्पस पॉसिडेंडी का मीनिंग होता है कि फिजिकल कंट्रोल उस पर्सन का, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ये पर्टिकुलर प्लॉट जो है वो किसी और पर्सन का है, नाम किसी और का, रहता कोई और है, तो जब जो कि एक्चुअली में वहां रहता है उसको मिला हुआ है वो कॉर्पस पोजेशन, यानी कि उसका वो कॉर्पस पॉसिडेंडी है। लेकिन जिसके नाम पर ये टाइटल है, यानी कि इस प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो किसके नाम पर है, वो होगा आपका एनिमस पोजेशन की मेंटल एलिमेंट, कानूनी तौर पर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने टाइप डिस्कस करी थी पोजेशन इन फैक्ट। पोजेशन इन फैक्ट रेफर करता है जब किसी पर्सन का फिजिकल कंट्रोल होता है उस प्रॉपर्टी पर ओवर समथिंग, वो आपका आता है पोजेशन इन फैक्ट। और ये रेफर करता है थिंग्स डी फैक्टो पोजेशन, यानी कि यह एक निश्चित चीज के वास्तविक कब्जे को संदर्भित जो है वो करता है, ठीक है। एंड पोजेशन इन लॉ हमने डिस्कस किया था कि इन आई ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में पोजीशन किसका है ना, आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर प्लॉट का मालिक व कब्जा कौन है, ये पर्सन है, यानी कि कानून की नजरों में लीगल डॉक्यूमेंट में किसका पोजीशन है, उस पर्सन का पोजीशन। तो इन आई ऑफ लॉ ये रेफर करता है पोजीशन इन लॉ। इट रेफर डीज और पोजीशन भी इसे कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस में समवन हु हैज डी फैक्टो पोजीशन ऑफ समथिंग आल्सो पोजेस्ड डी जोर ऑन पोजीशन, ठीक है। एंड फिर हमने देखा था कि एक्विजिशन आप किस तरह से कर सकते हो पोजीशन का, तो बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी और एक्चुअल डिलीवरी हमने डिस्कस किया। काइंड ऑफ पोजीशन वही कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मीडिएट, इमीडिएट, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, एडवर्स पोजीशन, डी फैक्टो और डी जोर, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और हमने डिफरेंस देखा था कि ऑनरशिप एक ऐसा एक्ट और स्टेट और राइट है, मतलब जब एक ऐसा एक्ट है या ऐसा राइट है जब आप कुछ ऑन करते हो तभी आपको ऑनरशिप मिलती है। पोजेशन जो है वो आपका राइट है सिर्फ फिजिकल कस्टडी का, यानी कि आपके कंट्रोल में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये गाड़ी मेरे पोजीशन में है, इट मींस कि मेरा सिर्फ उस पर फिजिकल कंट्रोल है। और ऑनरशिप जब एक पर्सन को मिलती है तो ऑटोमेटिक राइट टू पोजीशन जो है वो उसको मिल जाता है, लेकिन पोजीशन के साथ साथ जो है वो राइट टू ऑनरशिप नहीं मिलता। ऑनरशिप ऑलवेज जो है वो विद द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ होती है, और पोजीशन कैन बी गिवन टू समवन एल्स, ठीक है। पोजीशन जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। ऑनरशिप
को क्लासिफाई किया है एज अ प्राइवेट, कलेक्टिव और कॉमन, और पोजेशन कैन बी क्लासिफाइड एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और क्रिमिनल। आज हम करने जा रहे हैं अपना लाइबिलिटी। यहां तक बताना सबको समझ आ चुका था। आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं लाइबिलिटी, ठीक है। और लाइबिलिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है। चलो बताइए, यहां तक समझ आ गया था? बिल्कुल। जतेव जी के अलावा कौन है क्लास में? प्रियंका जी हैं या ललिता जी हैं? जो भी हैं वो बताइए। जतेव जी, सब कुछ समझ आ गया था। अब हम करने जा रहे हैं लाइबिलिटी। अब जब हम टॉर्ट में डिस्कस करते हैं तो टॉर्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन ने, जहां किसी पर्सन की ड्यूटी बनती थी, ठीक है, और उसने ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करा, और जिससे क्या हो गया, दूसरी पर्सन को कोई ना कोई इंजरी हो गई, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी? उस पर्सन की बनेगी जिसने उस पर्सन को कुछ चोट पहुंचाई है, कोई इंजरी करी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है? इज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। जब भी लॉ की वायलेशन करी जाती है, जब भी लॉ के द्वारा किसी पर्सन को ये पर्टिकुलर काम दिया गया है या नहीं भी दिया गया, जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल लें कि आप सड़क पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है कि आप किसी को इंजर नहीं करोगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। अब आपने चोट पहुंचा दी तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी? आपकी बनेगी। तो वही आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है? रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। कि कानूनी दायित्व के उल्लंघन का क्या है? परिणाम है लाइबिलिटी। लॉ ले डाउन इट्स डाउन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑन द इंडिविजुअल। कि कानून व्यक्ति पर अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित जो है वो कर, लॉ ले डाउन करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑन इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल की कोई ना कोई राइट एंड ड्यूटीज है। तो बोला लॉ ले डाउन करता है राइट एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लॉ अवार्ड राइट, लीगल राइट टू वन इंडिविजुअल इम्पोज की जाती है उससे ड्यूटी, ठीक है। ये हमने राइट एंड ड्यूटीज वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है कि एक पर्सन को जब जब राइट दिए जाते हैं उससे राइट ड्यूटी भी इम्पोज जो है वो करवाई जाती है। तो लॉ ले डाउन करता है कुछ एक राइट, राइट माने अधिकार, और कर्तव्य जो है वो निर्धारित करे जाते हैं। और कानून एक व्यक्ति को कानूनी अधिकार भी देता है, लीगल राइट भी देता है इसी इंडिविजुअल से, और उससे ड्यूटी भी इम्पोज जो है वो करी जाती है। एक पर्सन की ये ड्यूटी होती है कि वो किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट को वायलेट नहीं करेगा, इन्फ्रिंज नहीं करेगा। यदि उसको लीगल राइट मिला हुआ है तो इट मींस कि वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट की वायलेशन नहीं करेगा। और यदि पर्सन, कोई भी पर्सन है, यदि वो वायलेट करे तो हम ये कहते हैं कि उस पर्सन ने क्या कमिट किया है? रॉन्ग कमिट किया है। और इफ देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ लायबिलिटी की, और जहां गलती होती है वहां दायित्व भी होता है। जो पर्सन आपका गलती करेगा, जो पर्सन आपका रॉन्ग करेगा, उसकी कोई ना कोई लायबिलिटी भी होगी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है कि लाइबिलिटी का क्या मीनिंग है? रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ है। कि बोला कि लॉ के द्वारा, अब हमने कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज पढ़ा है बहुत अच्छे से, अधिकार और कर्तव्य। तो जब जब एक पर्सन को राइट दिए जाते हैं, उससे ड्यूटी भी इम्पोज जो है वो करवाई जाती है। जब एक पर्सन को राइट दे दिया तो उससे ड्यूटी भी इम्पोज करवाई जाएगी। क्या? कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप किसी दूसरे पर्सन की लीगल राइट को वायलेट नहीं करोगे, और यदि करोगे तो हम कहेंगे क्या हुआ है? आपने रॉन्ग कमिट किया है। और इफ देयर इज अ रॉन्ग देन देयर इज अ लायबिलिटी, और उसी के साथ से है लायबिलिटी आपकी बनेगी। और डेफिनेशन क्या है लायबिलिटी की? बोले इट इज डिफिकल्ट है डिफाइन कर पाना लायबिलिटी। सम एमिनेंट जूरिस्ट ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन जो है वो दी है, अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है किसको? लायबिलिटी को। अब अकॉर्डिंग टू सालमन साहब क्या कहते हैं? सालमन कहते हैं लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी। कि लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डर एंड द रेमेडी ऑफ रॉन्ग।
कि दायित्व या जिम्मेदारी आवश्यकता का एक बंधन है जो गलत करने वाले और गलत के उपाय के बीच में जो है वो मौजूद है। ठीक है। और मार्क बी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क बी, द वर्ड लाइबिलिटी को हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए द कंडीशन ऑफ पर्सन हु हैज ड्यूटी टू परफॉर्म, वेदर दैट ड्यूटी इज प्राइमरी वन एंड द सेकेंडरी और सैंक्शनिंग वन। ड्यूटी हमने डिस्कस करी है, प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, सेकेंडरी ड्यूटी क्या होती है, और आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या है, और आपकी पर्सनल ड्यूटी क्या है, और आपकी पर्सनल और प्रोप्राइटरी ड्यूटी, पर्सनल और प्रोप्राइटरी राइट, ये हमने सब कवर किया हुआ है। तो यहां पर मार्क भी ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क भी, लाइबिलिटी इज यूज्ड, लाइबिलिटी का हम यूज क्यों करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कंडीशन ऑफ पर्सन कि हु हैज द ड्यूटी टू परफॉर्म, वेदर दैट ड्यूटी क्या है, प्राइमरी वन है या सेकेंडरी वन है। प्राइमरी ड्यूटी क्या है, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे, ये क्या है, आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। और सेकेंडरी ड्यूटी क्या है, यदि किसी को चोट आ भी गई तो आप वहां पर उसको छोड़ के हिट एंड रन वाला केस नहीं करोगे, भागोगे नहीं, आप उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट करवाओगे, जो भी आप कंपनसेशन आप दोगे उसको, ठीक है, कंपनसेट करोगे। अब ऑस्टिन प्रेफर करते हैं टू यूज द टर्म इम्पुटेबिलिटी टू लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिम, certain forbearance, commission or act together with such of their consequences as it was the purpose of duty to avert are imputable to the person who have forborne, omitted or acted। यहां पर ऑस्टिन ने कहा कि दायित्व के लिए अपरिहार्यता शब्द का उपयोग करना पसंद किया। उनके अनुसार वे कुछ सहनशीलता आयोग या कृत उनके परिणाम के साथ, जैसे कि इसे टालना जो है वो कर्तव्य का उद्देश्य था, उस व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं जिन्होंने त्याग दिया या कर्तव्य। ठीक है, उन्होंने यहां कहा, दो सर्टन फॉरबरेंस कमीशन और एक्ट टुगेदर विच सच ऑफ देयर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब आपका हम करने जा रहे हैं काइंड ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी किसी पर्सन के द्वारा रॉन्ग किया जाएगा तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी, ये आपका लाइबिलिटी कि किसकी बनेगी, दायित्व किसका है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको कंपनसेट करने की, तो ये आपका लाइबिलिटी होता है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ लाइबिलिटी, सबसे पहले आता है आपका सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी इज द इन्फोर्समेंट ऑफ the right of the plaintiff against the defendant। अब प्लेंटिफ साहब केस फाइल करने गए, है ना, वो केस फाइल क्यों करेंगे, ये कहेंगे, चाहे सिविल एग्जांपल ले लेते हैं, ये कहेंगे कि ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा है, ठीक है, ए का है, और यहां पर बी पर्सन क्या कर रहा है, मेरे हिस्से में आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन किसका है, मेरा है, और मेरे हिस्से में आके क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इसको ये लग रहा है कि ये मेरा राइट है, और बी पर्सन क्या कर रहा है, मेरा जो राइट है उसमें मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है। देन प्लेंटिफ साहब जाएंगे केस फाइल करने, किसके खिलाफ करेंगे, डिफेंडेंट के खिलाफ करेंगे, सिविल प्रोसीडिंग चलाएंगे, और सिविल लाइबिलिटी गिव रेज टू द सिविल प्रोसीडिंग। और यहाँ पर सिविल लाइबिलिटी किसकी बनेगी, यदि निकल जाता है बाद में कि ये लैंड जो है वो ए की है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी बनेगी, डिफेंडेंट की बनेगी। ठीक है, तो सिविल लाइबिलिटी गिव रेज टू सिविल प्रोसीडिंग दोज पर्पस टू एनफोर्स ऑफ सर्टन राइट क्लेम बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कि जिसका उद्देश्य प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा दावा किए गए कुछ अधिकारों को लागू करना है। ठीक है, ये आपका सिविल लाइबिलिटी में आता है। अब एग्जांपल क्या है सिविल प्रोसीडिंग के, आर एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एंड द इशूइंग ऑफ एन इंजंक्शन अगेंस्ट द थ्रेटन इंजरी। ठीक है, ये सब एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चला देते हो, जैसे रिकवरी ऑफ डेप्ट के लिए कि इस पर्सन ने मेरे से जो है वो मेरे से लोन लिया था और मेरे को आज तक उसने दोबारा से रिटर्न नहीं करा, तो मैं रिकवरी ऑफ डेप्ट के लिए क्या कर दूंगी, केस फाइल कर दूंगी। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी,
ठीक है, कि संपत्ति की बहाली के लिए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए बी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ए पार्टी ने क्या कर दी, ब्रीच कर दी, देन बी कहां चले गए, कोर्ट चले गए कि यहाँ पर मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए। ठीक है, कि ब्रीच हो गई, या तो आप मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ या तो मेरे को आप जो भी डैमेजेस हैं वो दो, है ना, जो भी मेरे का कंपनसेशन बनता है वो दो, या कोर्ट से हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर काम चला है, ये प्लॉट मेरा है और बी पर्सन ने इस आधे प्लॉट पर काम लगवाया है या कंस्ट्रक्शन वर्क लगवाया है। देन हमें कोर्ट के द्वारा क्या चाहिए, इंजंक्शन चाहिए, ताकि डिपेंडेंट जो है वो काम करने से रुक जाए, स्टे ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। यहां तक बताना सबको समझ आ चुका है? ठीक है, रेखा जी, ललिता जी, जतेव दी, ठीक है, जो भी क्लास में है बताइए, यहां तक समझ आ चुका है? अब है आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी, लायबिलिटी जहां पर, ऐसी लायबिलिटी है जहां पर पनिश किया जाता है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक है, कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है, जब किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी को पनिश किया जाए, कि जब ये बोला जाए यहाँ पर दायित्व किसका बनता है, यहाँ चोरी होगी, चोरी कौन कर गया, वो बी पर्सन कर गया, लायबिलिटी किसकी बनती है, बी पर्सन की बनती है, तो उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग होगी, बी पर्सन को फाइन पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, और यहाँ पर पनिशमेंट अवार्ड की जाती है, कंपनसेशन नहीं, पनिशमेंट अवार्ड करी जाती है, इम्प्रिजनमेंट भी होगी प्लस कितना होगा, फाइन भी होगा। और इफ अ पर्सन यदि गिल्टी पाया जाता है ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, यदि उसने कोई गिल्टी है, वो किसी ऑफेंस उसने किया है और विद क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया है, तो वो लायबल है किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। और क्रिमिनल लायबिलिटी बेस्ड होती किस पर, मैक्सिमम एक्टिस नॉन फिसिट नशी मेंसेटरिया। इट मींस कि ऑफेंडर जो है वो तभी गिल्टी होगा यदि उसने कोई गिल्टी एक्ट किया है विद गिल्टी माइंड के साथ, यानी कि गिल्टी इंटेंशन के साथ, तभी जो है वो आपका, ठीक है, जो भी पर्सन है ऑफेंडर है वो तभी लायबल होगा यदि प्रूफ हो जाता है कि इसने विद गिल्टी इंटेंशन के साथ काम किया था, गिल्टी इंटेंशन के साथ जो है वो ऑफेंस किया था। तो क्रिमिनल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी टू बी पनिश्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और यहाँ पर फाइन भी इंपोज करवाया जाता है पार्टी से और पनिशमेंट भी जो है वो दी जाती है। ये क्रिमिनल लायबिलिटी किस पर बेस्ड है, मैक्सिम एक्टिस नॉन फिसिट मेंसेटरिया पर बेस्ड है। इट मींस कि ऑफेंडर गिल्टी है ओनली व्हेन इट इज डन, कि ओनली तभी वो गिल्टी होगा यदि वो डन किया जाएगा विद गिल्टी माइंड के साथ। ठीक है, अब है आपका पेनल लायबिलिटी। पेनल लायबिलिटी, द थ्योरी ऑफ पेनल लायबिलिटी इज कंसर्न विद द पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग, कि दंड दायित्व का सिद्धांत गलत की सजा से संबंधित है। देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट, अलग अलग काइंड ऑफ पनिशमेंट है। और अभी मेरे को बताना, हमारे इंडिया में, जल्दी से बताना, और हमारे इंडिया में डेटरेंट थ्योरी अपनाई जाती है, प्रिवेंटिव थ्योरी अपनाई जाती है, रेट्रिब्यूटिव अपनाई जाती है, या रिफॉर्मेटिव अपनाई जाती है, जल्दी से बताना हमारे इंडिया में कौन सी थ्योरी जो है वो, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो अप्लाई करी जाती है। ठीक है, जल्दी से बताना, ऐसे तो आप लोग सो भी जाओ तो भी पता नहीं चलेगा। जल्दी से बताना कि हमारे इंडिया में कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो अप्लाई करी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और कहीं बड़ा टफ नहीं है। पेनल लाइबिलिटी कंसर्न करता है प्रिंसिपल ऑफ रॉन्ग। जब भी किसी पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है, कोई रॉन्ग कमिट किया जाता है, गलत किया जाता है, तो उसकी पनिशमेंट दी जाती है उसको। डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट है, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव। लेकिन जल्दी से बताना कि कौन सी थ्योरी जो है हमारे इंडिया में अप्लाई करी जाती है। किसी को नहीं आता? जितेव जी, हमारे इंडिया में कौन सी थ्योरी जो है वो अप्लाई करी जाती है, ये यूज की जाती है? रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो, थ्योरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो रिफॉर्मेटिव यूज की जाती है, अप्लाई करी जाती है। क्यों? हाँ, ललिता जी हैं, रिफॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि यदि किसी पर्सन ने अपराध कर भी दिया है तो उसको क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा।
रिफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तभी तो हमारे इंडिया में यदि आप देखें तो जो पर्सन जिन्होंने कभी ऑफेंस किया हो या जेल में गए हो, तो आप उनसे पूछना, या कभी मौका मिले तो वहां जेल में इतना ज्यादा बड़ा कठिन दंड नहीं उनसे उनको दिया जाता, बिल्कुल जैसे अच्छा खाना मिलता है ना, कुछ गलत मतलब, और टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में उनका चेकिंग होता है, कहीं भी थोड़े बहुत बीमार हो तो उनको पूरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ये माना जाता है कि हम क्या करेंगे, जो भी ऑफेंडर हैं, जिनको भी, जो भी अपराधी हैं, है ना, तो उनको उनमें रिफॉर्म लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। तो हमारे इंडिया में जो आपकी पनिशमेंट की थ्योरी है वो रिफॉर्मेटिव यूज की जाती है, ताकि जो भी ऑफेंडर है, यदि वो गलत रास्ते पर आ भी गए हैं, कोई अपराधी है जिसने जो भी इतने गलत रास्ता चूज भी कर लिया है, तो वो क्या हो जाए, सुधर सके। और पेनल लाइबिलिटी कैन अराइज आइदर फ्रॉम अ क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग, और एक आपराधिक या नागरिक गलत से उत्पन्न हो सकता है। दंडात्मक दायित्व के तीन पहलू हैं, वो कौन सा, कि थ्री एस्पेक्ट है पेनल लाइबिलिटी के, कौन कौन से, इंसिडेंट्स यानी कि दायित्व की शर्तें, और मेजर्स ऑफ लाइबिलिटी यानी कि कंडीशन, इंसिडेंट्स एंड मेजर्स ऑफ लाइबिलिटी, कि जब किसी पर्सन के साथ कोई अपराध हुआ, ठीक है, उसके साथ उसको चोट पहुंचाई गई, जब भी उस जैसे मर्डर हो गया या चोरी हुई, तो उसकी क्या कंडीशन थी, इंसिडेंट क्या हुआ, घटना कैसी हुई, और मेजर्स ऑफ लाइबिलिटी, और कितनी लाइबिलिटी किसकी बनती है, ठीक है। और एज रिगार्ड द कंडीशन ऑफ पेनल लाइबिलिटी, इट इज एक्सप्रेस द मैक्सिमम एक्टस नॉन फिसिट मेंसेटरिया, वही कि एक पर्सन, इट मींस दिस मीन द एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस इट इज डन विद द गिल्टी इंटेंशन, कि एक पर्सन जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि उसकी गिल्टी इंटेंशन थी। और two things are required to be considered is in this connection, and those are the act and the mean the mens rea require the consideration of the imitation or negligence। यहां पर बोला कि इस संबंध में दो बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे कौन कौन से हैं, कार्य और पुरुषों के लिए अनुकरण और लापरवाही के विचार की भी आवश्यकता है। और अधिनियम को दंड दायित्व की भौतिक स्थिति जो है वो कहा जाता है, पुरुषों को दंड दायित्व की औपचारिक स्थिति जो है वो कहा जाता है, ठीक है। बोले एंड एक्ट इज कॉल्ड मटेरियल कंडीशन ऑफ पेनल लायबिलिटी, और मेंसरिया इज कॉल्ड फॉर्मल कंडीशन, कि मेंसरिया को हम फॉर्मल कंडीशन मानते हैं किसी पेनल लायबिलिटी का, यानी कि जब भी किसी पर्सन का हम ये देखेंगे इस पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो उसका हम देखेंगे गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। एक्टस नॉन फिसिट मेंसेटरिया, यहां से सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये मैगजीन और इसका मीनिंग। दिस मीन दैट एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस इट इज डन विद द गिल्टी इंटेंशन, ठीक है। अब रेमेडियल लायबिलिटी क्या है, तो रेमेडियल लायबिलिटी बेस्ड है ओबीजे से भी रेमेडियम पर, ये भी मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी सम रेमेडी, कि जब जब किसी पर्सन को राइट दिया जाएगा तो उसके साथ साथ जो है, मतलब जैसे मान लीजिए आपको राइट है ना, राइट है कि आप रोड पर चल सकते हैं, राइट टू यूज रोड, पब्लिक रोड, देन आपके राइट की किसी पर्सन ने वायलेशन कर दी, किस तरह से, कि किसी पर्सन ने आपको हिट कर दिया, यानी कि गाड़ी से टक्कर मार दी, ठीक है, और जिसके कारण क्या हो गया, आपको चोट लगी, तो आपके पास रेमेडी क्या है कि आप उस पर्सन पर क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरे को इसने नुकसान पहुंचा दिया, मेरे को कंपनसेशन दिया जाए। उभी जैसे भी रेमेडी, इट मींस व्हेन देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी सम रेमेडी। Force of law can be used to compel the person to do what he ought to do or under the law of country, कि कानून के बल का उपयोग किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, मजबूर करने के लिए किया जा सकता है जो उससे संदेश के कानून के तहत जो है वो करना चाहिए, ठीक है। ये आपका आता है रेमेडियल लायबिलिटी में। अब आता है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी में कौन कौन से रिलेशन आते हैं और वाइकेरियस लायबिलिटी का क्या मीनिंग रहता है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग है कि लायबिलिटी जब किसी पर्सन की बनती है, जब उस पर्सन ने वो एक्ट किया भी नहीं, यानी कि जब किसी दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए जब आपकी लायबिलिटी बने, तो उसे हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, परोक्ष दायित्व। परोक्ष दायित्व का अर्थ यह है कि एक दायित्व जो किसी अन्य के लिए या उसके स्थान पर वहन जो है वो किया जाता है,
जनरली हम देखें टॉर्ट में ये कमिट किया जाता है, और टॉर्ट में जो आपका वाइकेरियस लायबिलिटी का काफी ज्यादा कंसेप्ट है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी है एजेंसी वाले टॉपिक में, जहां पर एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी, जहां पर प्रिंसिपल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एजेंट के वर्क के लिए। और वाइकेरियस लायबिलिटी में हम देखते हैं कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का है, पार्टनर है, ठीक है, ये सब जो है वो एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली अ पर्सन बिकम लाइबल फॉर अ tort committed by him, but there are the certain circumstances which one person become liable for the tort committed by another. Such liability is called vicarious liability. देखो, इसमें हम 3-4 कंसेप्ट पढ़ते हैं, मेनली 3। सबसे पहले वाइकेरियस लायबिलिटी में आता है मास्टर ने सर्वेंट को हायर किया और सर्वेंट को ये बोला कि आप जो है वो 9 to 5 तक मेरे यहाँ जॉब करोगे। तो 9 to 5 जब उसका ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस आर था, या जो कि काम उसे मास्टर के द्वारा दिया गया, उसमें करते दौरान कुछ गलती हो जाती है, देन सर्वेंट के साथ साथ मास्टर भी क्या होगा, लायबल होगा। प्रिंसिपल एजेंट वाले केस में भी ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है एजेंट को अपॉइंट किया और कहा आप मेरे बिहाफ पर काम करोगे, यानी कि मेरे आप एजेंट बन के रहोगे, मेरे बिहाफ पर काम करोगे। तो उस अपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस आर में, या जो भी उसको लायबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसको निभाते समय यदि एजेंट से कोई गलती हो जाए, जिससे क्या हो, कोई नुकसान हो जाए, देन प्रिंसिपल भी क्या होगा, लायबल होगा। और आपके पार्टनरशिप में तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी, और पहले भी मैंने करवाया है कि किसी स्टूडेंट ने पहले से पढ़ा है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर, ठीक है, मान लीजिए 3 पार्टनर, एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के लिए, 1 मिनट रुकना, जैसे 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है ए, बी और सी। इन तीनों ने कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो ओपन करी है। तो यहाँ ए जो कि एक पार्टनर है, ये बी और सी के लिए एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, यानी कि जब वो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर काम करेगा तो वो इनका एजेंट जो है वो माना जाएगा। ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो माने जाएंगे, यानी कि पार्टनरशिप में भी आपका वाइकेरियस लायबिलिटी आता है। अब बोला देयर आर द 3 एक्सेप्शन है, जनरली रूल्स मस्ट बी फोर्स टू डू द फोर्स बाय लॉ, ठीक है, और वहां पर मतलब 3 एक्सेप्शन है, वही मास्टर सर्वेंट, फर्म एंड पार्टनर, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये आपका प्रिंसिपल और एजेंट भी है, ये भी आपका वाइकेरियस लायबिलिटी में आता है। अब है आपका एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस में देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, इसको हम टॉट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो जितना भी यहाँ समझ आता है समझ लीजिएगा, इसके अलावा मेरे को दोबारा से पूछिएगा, ठीक है, कि क्या कहीं कहाँ कमी रह गई, कहाँ से दोबारा से बताना है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कंसेप्ट में क्या है, एक पर्सन एब्सोल्यूटली लायबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी। यदि एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला कंसेप्ट समझा रही हूँ, यदि आपने कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है, जहां पर, ठीक है, वहां उस इंडस्ट्री में कोई भी हजार्डस वर्क करवाया जाता है, तो उस वर्क करते दौरान किसी भी वर्कर को, मान लीजिए ए वर्कर है, बी पर्सन है ना, तो इस तरह से वर्कर काम करते हैं। और वहां फैक्ट्री किस चीज की है, जहां पर लोहे जैसे या लोहे का सामान बनता है, या कोई गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनते हैं, या कुछ भी ऐसा, जहां पर बहुत हजार्डस वर्क जो है वो करवाया जाता है। तो भले ही गलती किसी की भी है, मतलब कुछ भी हुआ, ठीक है, इनको चोट आई, तो इट मीन्स कि कंपनी का जो ऑनर होगा वो लायबल होगा, उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी। बाद में ये कंपनी वाले ये नहीं कह सकते कि यहां से तो कुछ भी, मतलब हमारे प्रीमाइसेस से कुछ बाहर नहीं किया, या कुछ किसी को हमारी वजह से चोट नहीं आई, नहीं, वर्कर को यदि चोट आ गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ये है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला कंसेप्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में क्या होता है कि आपने कोई डेंजरस थिंग अपने पास रखी है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई डेंजरस थिंग रखी है, ये आपका प्रेमाइस है। अब इस डेंजरस थिंग, ठीक है, आपकी प्रेमाइस से क्या होगी, ये एस्केप होगी, बाहर निकल गई, ठीक है, आप इसने कोई डेंजरस थिंग रखी थी, ये बाहर निकल गई, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को क्या आ गई, चोट आ गई, ठीक है, तो यहां पर किसकी लायबिलिटी बने, कौन सी लायबिलिटी बनेगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। बट इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक पर्सन ने
एक पर्सन के द्वारा जो है वो कुछ एक्ट हो गया, यानी कि किसी फैक्ट्री या कंपनी में जो है वो किसी को चोट आ गई, तो जो ऑनर ऑफ कंपनी होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक है, और किसी एक पर्सन की जो है वो मतलब ये ऑनर ऑफ कंपनी होगा वो आपका लाइबल ही लाइबल होगा। और यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट में यदि आपने कोई भी डेंजरस थिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी डेंजरस थिंग में आपका, यदि आपके प्रेमाइस में कोई जहरीला पेड़ है वो भी आपका डेंजरस थिंग में आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कंसेप्ट में कुछ एक्सेप्शन है, यदि आप प्रूव कर देते हो तो अपनी लाइबिलिटी से बच जाओ। ठीक है, कि कुछ एक डिफेंसेस हैं, जैसे कि ये यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कंसेप्ट है, मतलब सिंपल आपको ये समझना है, ये आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एक मिनट, देखो आपने अपने प्रीमाइसेस में क्या रखा है, ये डेंजरस थिंग रखी है ना। अब हुआ क्या कि ये डेंजरस थिंग जो है वो क्या होगी, इस प्रीमाइसेस से बाहर होगी, एस्केप होगी, जिसके कारण क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन को चोट आ गई और इंजरी हो गई। देन इस पर्सन ने केस फाइल कर दिया, भाई यहां पर आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। और फिर कुछ एक्सेप्शन है कि यदि आप प्रूव कर देते हो ये मेरी वजह से नहीं हुआ, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, तब आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे। यदि आप प्रूव कर देते हो कि ये जो प्लेंटिव साहब केस करने आए हैं ना, ये इनकी खुद की गलती है, ये खुद का उनका फॉल्ट है, तब भी जो है वो आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे, यदि वो डिफेंस दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कहो कि जो प्लेंटिव साहब है वो बिल्कुल अवेयर थे कि उनको ऐसा लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एग्री किया, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी, यानी कि ये जानते बूझते भी कि यहां पर जाने से इनको क्या हो जाएगा, चोट आ जाएगी, फिर भी इन्होंने एग्री किया, तो इट मीन्स यहां पर हमारी लाइबिलिटी नहीं है, यहां पर प्लेंटिव साहब की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती। या प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों की मिली भगत थी, ये मान लीजिए बहुत बड़ा नेचुरल रिजर्वायर बनाया और यहाँ पर प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन किसी कारण से क्या हो गया कि डिफेंडेंट के किसी एक्ट के कारण प्लेंटिव को नुकसान हो गया। प्लेंटिव साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल और डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि आप प्रूव कर देते हो भाई हमारी खुद की गलती नहीं है, डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि प्लेंटिव भी जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल था, प्लेंटिव साहब की भी सेम गलती है, देन आप अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाओगे, बच जाओ। ये आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट। यहां तक बताना सब कुछ समझ आ चुका है? थोड़ा सा टाइम बचता है, थोड़ा सा कुछ और कर लिया जाए। यहां तक बता दो, कंप्लीट समझ में आ गया है? ठीक है, जल्दी से बताना, कुछ भी छूटा है तो बता दीजिए। आपको लगता है वैसे हमारा जल्दी से बताना, कंप्लीट समझ में आ गया? जितेव जी, अब क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ कि थ्योरीज ऑफ लीगल राइट में, जो आपकी थ्योरी ऑफ लीगल राइट है उसमें कौन कौन सी थ्योरी है, कौन सी दो थ्योरी है? ठीक है, अभी बता रही हूँ कौन सी दो थ्योरी है थ्योरी ऑफ लीगल राइट में। स्कूल को रिवाइज करवा देती हूँ मैं ना, एक मिनट। तो थ्योरी ऑफ लीगल राइट में कौन सी दो थ्योरी है, तो एक आपका विल थ्योरी है, दूसरा इंटरेस्ट थ्योरी है। ठीक है, ध्यान रखना। इच्छा हाँ, इच्छा, इच्छा और हित, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सबसे पहले, ठीक है, साथ साथ में आप भी मेरे को बताते चलना। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में।
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एनालिटिकल स्कूल के बारे में। एनालिटिकल स्कूल जिसमें क्या कहा जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि जो राजा हैं, जो सॉवरन है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, डू नॉट रॉन्ग। ठीक है, कि जो राजा हैं, जो आपके सोवरन है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। और इनका ऐसा मानना है कि लॉ कहां से ओरिजिनेट होता है, स्टेट से ओरिजिनेट होता है, किस स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल में। और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट नेम है इस स्कूल के, सबसे पहले आता है आपका एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, यदि मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी तो मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, एनालिटिकल स्कूल। और फिर आपका सेकंड आता है पॉजिटिव स्कूल, एंड फिर है आपका ऑस्टिन स्कूल, थर्ड। ठीक है, और आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और कल से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑस्टिन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एनालिटिकल स्कूल में बिलीव किया जाता है एनालिटिकल एंड नॉन फ्लेक्सिबिलिटी पर, मतलब पॉजिटिव लॉ फोकस करता है कि लॉ आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एज इट इज, कि लॉ जैसा है वैसा ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कहता है। ऑस्टिन स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्टिन जो है वो फाउंडर ऑफ द स्कूल है, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इस स्कूल के प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्सन जो है वो प्रोपोनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ है बेंथम। ठीक है, वो भी प्रोपोनेंट है, लेकिन ये फादर हैं किसके, बताना जल्दी से। ये फादर हैं किसके, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, कंप्लीट ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं, फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। कौन, बेंथम। दूसरा ऑस्टिन, ऑस्टिन कौन है, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, दिस स्कूल। ठीक है, इसको नहीं लिखूंगी। एक्चुअली हार्ट ने क्या दिया है, एक्चुअली हार्ट ने क्या दिया है आपका, लॉ पॉजिटिविज्म, यानी कि लॉ एज इट इज की बात उन्होंने बोली है, लॉ एज इट इज। सालमेंट क्या कहते हैं, रूल ऑफ एक्शन के बारे में। एंड हॉलैंड ने क्या कहा, जल्दी से बताना, हॉलैंड ने क्या कहा। सालमेंट कहते हैं रूल ऑफ एक्शन के बारे में। और हॉलैंड कहते हैं, एक बार जतेव जी ने मेरे को पूछा भी था हॉलैंड की डेफिनेशन के बारे में अगले सेशन में। ठीक है, तो हॉलैंड कहते हैं फॉर्मल पॉजिटिविज्म, सॉरी फॉर्मल पॉजिटिव। तो फॉर्मल से याद रखना है हॉलैंड की डेफिनेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब है आपका हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल, सबसे पहले इसमें यह बोला जाता है कि लॉ इज फाउंड, कि लॉ आपका फाउंड होता है, नॉट मेड, कि किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, लॉ आपका फाउंड होता है हिस्ट्री से, पास्ट से। ठीक है, नॉट मेड। एंड इसमें हम स्कूल में ये पढ़ते हैं कि हम लर्न करते हैं कहां से, लर्निंग यानी कि सीखते हैं फ्रॉम पास्ट। ठीक है, फ्रॉम पास्ट, और टेक अस, ठीक है, टेक अस टू फ्यूचर, यानी कि पास्ट में हम लर्न करते हैं और फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या फ्यूचर के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं इसके, तो सबसे पहले सेवेनी। सेवेनी कौन है, जल्दी से बताना, और इन्होंने कोई थ्योरी भी दी है वो भी बता दो। ठीक है, ललिता जी, जतेव जी बताएंगे सेवेनी कौन है और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। तब तक मैं मैंने के बारे में बताती हूँ। सेवेनी फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, हाँ, फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ द स्कूल भी कहा जा सकता है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है वो भी बता दो। ठीक है, हेनरी मैने ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, जो कि मैंने आपको करवाई है। 4 स्टेजेस हैं, सबसे पहले रूलर के बारे में बात करी है, फिर कहा है कि जो आपका माइनॉरिटी है, यदि ओरिजिनल लॉ मेकर जो है वो आपका पावरलेस हो जाता तो माइनॉरिटी के कंट्रोल में सारी पावर आ जाती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी। सेवेनी जो कि आपके फाउंडर ऑफ द स्कूल है, इसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट भी दी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट, सिर्फ इतना ही याद रखना।
एक तो सेवेनी बहुत बढ़िया कि जिन्होंने कहा कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल है या फाउंडर ऑफ द स्कूल है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट भी दी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट, जिसमें पीपल एंड कॉमन पीपल के बारे में बात करी जाती है। मतलब सिर्फ आपको इस थ्योरी का नाम ही याद रखना है, किसने दी है, सेवेनी ने दी है, ठीक है। और थर्ड है आपके मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम लॉ के बारे में बात करी थी, लॉ एंड सोसाइटी के बारे में बात करी थी, और ये कहा था कि मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने लॉ एंड सोसाइटी के बारे में बात करी थी, लॉ एंड सोसाइटी। एंड पुछता कहते हैं कि नाइदर गवर्नमेंट, कि ना तो केवल गवर्नमेंट नॉर इंडिविजुअल, दोनों ही लॉ जो है वो मिलकर बनाते हैं। ये किसने कहा, पुछता ने कहा, ठीक है। अब है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अब है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सबसे पहले मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, इज द सोसाइटी। इन्होंने कहा कि मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, सोसाइटी। इसके अलावा सोशियोलॉजी क्या है, एक स्टडी है। सेकंड कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, की सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी है किसकी, सोसाइटी की, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड चेंज, सोशल चेंजेस की, ठीक है। और इसके अलावा प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, याद रखना, प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपके आयरिच, ठीक है, आयरिच। और रॉस्कोपॉर्न ने कौन सी थ्योरी दी थी, जल्दी से बताना, ठीक है। रॉस्कोपॉर्न ने कौन सी थ्योरी दी थी, जो कि मैंने आपको 2-3 बार रटवाई थी, बिल्कुल ऐसे याद नहीं करवाई थी, रटवाई थी। रॉस्कोपॉर्न ने कौन सी थ्योरी दी है। एरिच जो है वो आपके फाउंडर लिविंग लॉ एंड बिजनेस सोसाइटी के नाम। मैम भूल जाते हैं ज्यूरिस्ट, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप जो है वो उसको रिवाइज करोगे, थोड़ा बहुत दिन में देखोगे, ठीक है, तो हो जाएंगे, ठीक है। रॉस्कोपॉर्न ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि इन्होंने कंपैरिजन किया है लॉयर का इंजीनियर के साथ, ठीक है। तो इनकी थ्योरी, हाँ, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा श्वेता जी, आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, तभी इतनी देर से मैंने सोचा रेखा जी होंगे। वैसे रेखा जी होते तो वो एकदम से बोल देते कि मैं आ गई हूँ भाई। अगस्त कॉम्टे, ठीक है। अगस्त कॉम्टे के बारे में मैंने कहा था, उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। सोसाइटी को क्या कहा है, एक ऑर्गेनिक कहा है, ऑर्गेनिज्म कहा है, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है, ऑर्गेनिक थ्योरी। कोई बात नहीं, डेली क्लास में आ जाया करो, खुद ब खुद लग जाएगा पता, धीरे धीरे सब कुछ बहुत समझ में आने लगेगा। इन्होंने, और मेरे ना इस वर्ड पर ध्यान, मतलब यदि मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी तो खुद का जो आपके नोट्स चाहिए वहां से देख लेना एक बार, ठीक है। सोसाइटी को एन ऑर्गेनिज्म उन्होंने कहा सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड डुइट ने कौन सी थ्योरी दी है, याद है किसी को तो बताए, डुइट ने कौन सी थ्योरी दी है। और सोशल आयरिंग की मैं बता दूंगी, डुइट की आप बताओ, ठीक है। डुइट ने कौन सी थ्योरी दी है, आयरिंग की मैं बताती हूँ तब तक। आयरिंग की मैं बताती हूँ, आयरिंग ने दी है सोशल यूटिलिरिज्म की, ठीक है, सोशल यूटिलिरिज्म। डुइट ने कौन सी दी है, याद आ रहा है जयदेव जी, याद आ रहा होगा कुछ कुछ।
सोशल सॉलिडिटरी, फीलिंग ऑफ वननेस। और मैंने कहा सोशल सॉलिडिटरी मतलब कि एकता, सामाजिक एकता की थ्योरी दी है उन्होंने। कहा है हम सभी लोग जो है वो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये किसने कहा था? ड्यूइट ने कहा था। ठीक है, सामाजिक समयकता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये किसने दी है? तो ए ड्यूइट ने दी है। नेचुरल लॉ थ्योरी। अब है आपका नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक है, नेचुरल लॉ थ्योरी, सॉरी नेचुरल लॉ स्कूल। ठीक है, नेचुरल स्कूल, इससे हम फिलॉसफी ऑफ स्कूल भी कहते हैं। ये फोकस करता है लॉ ऑफ नेचर पर, यानी कि मैंने कहा था कि ये फोकस करता है लॉ ऑफ नेचर पर, ऐसा लॉ जो कि यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्सल है, जो कि अनरिटन है, जो कि लिखा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि अप्लाई होता है यूनिवर्स में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई होगा। किसी भी कंट्री के लिए ये नहीं है कि ये इसी कंट्री में अप्लाई होगा, उसी कंट्री में अप्लाई होगा, नहीं। ठीक है, जो कि आपका नेचर का लॉ है, जो कि किसी पर्सन ने नहीं बनाया, ये जो है वो इस और किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो मॉरल लॉ के नाम से भी जानते हैं। मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ। ठीक है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। डिवाइन लॉ, लेकिन कोई बात नहीं है, भूलने वाली चीजें हैं, भूल जाती हैं, लेकिन फिर भी देख लेना। ठीक है, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ रीजन, लॉ ऑफ रीजन। ठीक है, ये एंड अनरिटन लॉ। ठीक है, जो कि रिटन नहीं है, अनरिटन लॉ। ये सब क्या है? नेचुरल स्कूल के नेम है। ठीक है, अनरिटन लॉ। और यहाँ पर फेजेस देखी थी हमने, एंशिएंट पीरियड देखा था, डिवाइन सॉरी मेडिवल पीरियड देखा था, रेनेसांस था, और मॉडर्न पीरियड था। अब हम बात करते हैं किसकी? फिलोसॉफिकल स्कूल की। ये पेन बहुत अच्छा है, एक तो जब लिखने की बारी आती है तो उसका पता नहीं क्या हो जाता है इसको भी। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, पता नहीं मेरे को इसे छोटा छोटा लिखने ही नहीं आता, लेकिन क्या बात है ना, कोई बात नहीं, काम चलना चाहिए बस। चलो, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इसे हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसका बेसिक एम क्या है? फाइंड आउट करना रीजन फॉर विच पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इस थ्योरी में रीजन फाइंड आउट करते हैं, ट्राई करते हैं और फाइंड करते हैं रीजन व्हाई विच पर्टिकुलर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, व्हाई विच particular law, ठीक है, particular law has been established। इसमें हम क्या करते हैं? रीजन फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्या पर्टिकुलर रीजन था इसके बनाने का। ठीक है, ये हमने इसमें डिस्कस किया था। इसके अलावा क्या कौन कौन से प्रोपोनेंट है? हीगोग्राटस। ठीक है, जल्दी से बताना। हीगोग्राटस सबसे पहले प्रोपोनेंट है इसकी, आपके हीगोग्राटस, जो कि क्या है? फादर ऑफ द स्कूल है। किसके? फिलोसफिकल स्कूल के फादर, फादर। ठीक है, एंड एमन कांट, अमन कांट, एमन कांट भी जिस भी तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहें। यहां पर इन्होंने कहा था एथिक एंड लॉ, गलत हो क्या? एथिक एंड लॉ आर नॉट सेम कहा। ठीक है, एथिक एंड लॉ आर नॉट सेम, ये इन्होंने कहा। ठीक है, एंड हेगल भी हैं जिन्होंने पर्पस ऑफ लॉ ये बताया टू रिकनसाइल करना डिफरेंट ईगो ऑफ सोसाइटी। एंड कोहलर भी हैं जिन्होंने कहा कोई भी ऐसी यूनिवर्सल बॉडी नहीं है जो कि सूटेड है इंटायर सोसाइटी के लिए। ठीक है, और आपका नेक्स्ट स्कूल है कौन सा? रियलिस्टिक स्कूल, जिसमें रियलिटी की बात करी जाती है। अरे ये पेन,
ये पता नहीं क्या होता है, ऐसे एरो लगा ना, इससे ऊपर तो लिखा ही नहीं जाता। जैसे ऐसे कर रही हूँ तो बार बार, चलो ऐसे ही सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। रियलिस्टिक स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल में ये ऐसा टाइप ऑफ स्कूल है जो कि फोकस करता है ऑन डिसीजन पर, ठीक है, ऑन डिसीजन पर ये फोकस करता है। यानी कि इस स्कूल में ये बिलीव किया जाता है ऑफिशियल एक्शन पर, और इस स्कूल का ये मानना है कि बिकॉज लॉ अब फोकस करता है ऑन अप्रोच दैट स्टडी लॉ एज इट इज, और एक्चुअल वर्किंग कहां पर हम इसका, इस लॉ का यूज कर रहे हैं, कोर्ट्स में कर रहे हैं, कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया जा रहा है। तो ये आपका रियलिस्टिक स्कूल बेस्ड है, यानी कि फोकस करता है ऑन डिसीजन पर। और OW होम्स हैं जो कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ दिस स्कूल है, ठीक है। कौन से? OW होम्स। यही आपको इसमें याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि क्या है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ दिस स्कूल है कौन? OW होम्स। उनका ऐसा मानना है कि लॉ क्या है आपका, जो अदालत में किया जाता है, यानी कि लॉ इज व्हाट टू डू, डू एंड नॉट मेयरली से, मतलब लॉ क्या है कि व्हाट जो कोर्ट में किया जाता है, जो कि आपका कोर्ट में किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो कि लॉ के द्वारा, मतलब कानून कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, यानी कि जो लीगल रूल वगैरह दिए जाते हैं वो आपका लॉ नहीं। उनका ऐसा मानना है लॉ क्या है, जो कि अदालतें करती हैं, जो कि एक्शन लेती हैं, जो कि डिसीजन देती हैं, वो आपका क्या है, लॉ है, ठीक है। ये आपका स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस था कंप्लीट, मतलब जो भी आपको थोड़ा बहुत याद रखने लायक मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दी, ठीक है। बाकी यदि आप नए आए हैं, जो कोई भी नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे यही विनती रहेगी कि आपको जब भी यूनिट स्टार्ट करना है, जैसे कल हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल से रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और स्टार्टिंग से यूनिट देखना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से सेशन लेती हूँ कि आज जो करवाया होगा उसको कल भी थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी और फिर आगे चलूंगी, इस तरह से रिवीजन कर करके हम जो है वो आगे चलते हैं। तो इसी तरह से आप क्या करना, यूनिट यदि आपको फर्स्ट देखनी है तो फर्स्ट सेशन से देखना, फर्स्ट लेक्चर से देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और कल से हम यूनिट सेकंड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको नोट्स वगैरह जो है वो लगभग दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं रहते हैं, वो मैं आज अपलोड कर दूंगी, और आपको फुल नोट्स, फुल यूनिट के नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।